जो 8-9 साल का करियर था जिसमें मेरा ग्रेजुएशन था, मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन एफएमजी एग्ज़ाम था जो मैंने पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर उसके बाद मेरा इंटर्नशिप था, उसके बाद फेलोशिप थी या और कई जगहों पे काम किया, वहाँ से एक्सपर्टीज़ ली। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो एक डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, अब्रॉड से, बाहर से, विदेश, या फिर वो इंडिया के भी बच्चे जो इंडिया में इंडिया से एमबीबीएस करने वाले हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम होगा तो वो कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन फेज तो उनके लिए भी सेम होगा। तो ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आप एफएमजी जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, जो अब मे बी नेक्स्ट होगा फ्रॉम 2029 से, एफिशिएंटली आप काम करो कि आपकी आने के बाद आप इतने तैयार हो कि अगर एग्जाम हो रहा है नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ या जब भी, तो आप उस एग्जाम को पास कर पाओ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो कोई भी अगर सोचता है कि मुझे एमबीबीएस करना है या बाहर जाकर के मेडिसिन की पढ़ाई करनी है किसी भी कंट्री में, तो उस टाइम पे उसके मन में एक बहुत बड़ा डाउट आता है या सवाल आता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे इंडिया में आने के बाद एफएमजी एग्जाम होगा या लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो भी हो उस टाइम पे, एट द टाइम वो वापस आता है, तो वो कैसे पास करूंगा या कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है या कैसे उसके लिए कौन सी मैं यूनिवर्सिटी चुनूं जो मेरे लिए उस हिसाब की पढ़ाई करवाए ताकि मैं इजीली उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊँ। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उसके लिए भी कंफ्यूजिंग है, जिसने एडमिशन ले लिया है वो प्रिपरेशन कैसे करे उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, और जो एडमिशन लेके ग्रेजुएट हो चुका है और अब एफएमजी की तैयारी कर रहा है वो ये सोच रहा है कि मैं किस तरह से एफिशिएंटली प्रिपेयर करूं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में या अगर सेकंड अटेम्प्ट में तो या इस पर्टिकुलर जो प्रेजेंट अटेम्प्ट है उसमें मेरा एग्जाम निकल जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ हूँ एज अ स्टूडेंट, मैं बातें करने वाला हूँ, ऐसा कोई एज अ काउंसलर या एफएमजी पास डॉक्टर होके ऐसी वाली बातें नहीं करने वाला हूँ आपके साथ। मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ जो मैंने अपने पिछले 8-9 साल के करियर में सीखी है। जो 8-9 साल का करियर था जिसमें मेरा ग्रेजुएशन था, मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन एफएमजी एग्ज़ाम था जो मैंने पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर उसके बाद मेरा इंटर्नशिप था, उसके बाद फेलोशिप थी या और कई जगहों पे काम किया, वहाँ से एक्सपर्टीज़ ली या जो भी चीज़ें, जिन लोगों से बात करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, बहुत सारे टीचर्स, तो वो सब कुछ एक साथ अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं उस चीज़ को मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो एक डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, अब्रॉड से, बाहर से, विदेश से, या फिर वो इंडिया के भी बच्चे जो इंडिया से एमबीबीएस करने वाले हैं और नेक्स्ट एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम होगा तो वो कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन फेज तो उनके लिए भी सेम होगा। तो ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आप एफएमजी जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, जो अब मे बी नेक्स्ट होगा फ्रॉम 2029 से, तो उसके बारे में एक फुल डिटेल्ड वीडियो होगा, सब कुछ उसके बारे में कि आप बाहर जा रहे हो, एडमिशन कैसे लें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, किस तरह की यूनिवर्सिटी चूज करें, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दें, वहां जाने के बाद कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें कि आप एफिशिएंटली 6 साल में सारी चीज़ों को कवर करने के बाद बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो कि जाहिर सी बात है, आप मेडिसिन चूज कर रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी है, बट ऐसा भी नहीं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे पढ़ना पड़ता है, वैसा वाला नहीं। एक एफिशिएंटली आप काम करो कि आपकी आने के बाद आप इतने तैयार हो कि अगर एग्जाम हो रहा है नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ या जब भी, तो आप उस एग्जाम को पास कर पाओ। तो हम इस टॉपिक को मैंने अपने हिसाब से 3 पार्ट में बांटा है। 3 पार्ट क्या है? पहला है कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है या इस साल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, वो लोग किस तरह से एक बेटर यूनिवर्सिटी चूज करें ताकि वो यूनिवर्सिटी ही उनके लिए हेल्पफुल हो एफएमजी एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, ये पहली बात, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, सारी की सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई का माहौल अच्छा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, कोई यूनिवर्सिटी खराब है, सब यूनिवर्सिटी अपने ऐसी होती है, क्योंकि एफएमजी एक बहुत इंडिविजुअल थिंग है, पर्सनल चीज़ है वो, कि आप कैसे उस पर तैयारी कर रहे हो, आप कैसे उसके लिए फोकस्ड हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं उन लोगों के बारे में। तो देखो यार, आप जब भी एक यूनिवर्सिटी चूज करते हो ना, सबसे पहले तो आप जाहिर सी बात है, देखो आपका बजट क्या है। ठीक है, बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट को एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बजट देखो, बजट देखने के बाद उस बजट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उनका फीडबैक लो। ठीक है, फीडबैक क्या होना चाहिए, वहाँ के ट्यूटर जो हैं, टीचर्स जो हैं वो कैसे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी कैसी है, जो कॉलेज है वो बाइलिंगुअल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 2 साल 3 साल इंग्लिश में पढ़ा रहा है उसके बाद रशियन में पढ़ाएगा, क्योंकि डॉक्टर बनना मतलब कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, हमेशा आपके हाथ में ना बुक्स रहेंगी ना नोट्स रहेंगे। जब पेशेंट सामने बैठेगा तो जो याद है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप ऑलरेडी बिल्ड हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट करोगे पेशेंट का। तो वो तभी चीज़ें पॉसिबल हैं जब आपको टीचर क्या बोल रहा है या ट्यूटर क्या बोल रहा है वो समझ में आएगा। अगर चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी तो कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, आप उसको कभी यूज नहीं कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे और एग्जाम्स में फेल होते रहोगे। ठीक है, तो वैसे ही एज ए डॉक्टर भी फेल हो जाओगे फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है वहाँ के टीचर्स की, जो यूनिवर्सिटी है वो कितना ध्यान दे रही है इन चीज़ों पे कि आप
जैसे हर किसी को पता है कि फॉर एग्जांपल अगर रशिया की बात करें तो 100% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, लेकिन 100% अटेंडेंस अगर आप नहीं जाते हुए नहीं आओ तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए दोबारा आपको पढ़ना पड़ता है कि ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी होती है, क्योंकि वो जब आप वहाँ के लोगों से बात करोगे, एक अच्छे कंसल्टेंट से बात करोगे जिसको सब कुछ पता है, तो वो ये सारी चीज़ें आपको बताता है, ठीक है, कैसे है। दूसरी चीज़ है कि हाँ, बाइलिंगुअल आपको मैंने बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता दिया। यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी पुरानी है, अगर यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी बच्चे पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी के बच्चों का पासिंग परसेंटेज क्या है एफएमजी एग्जाम्स में, ठीक है। एक और बड़ी चीज़ कि बार बार बात की जाती है कि एफएमजी परसेंटेज कम हो रहा है, एफएमजी परसेंटेज यहाँ का ज़्यादा हो रहा है। आप जब भी परसेंटेज की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली उस पर कि वो परसेंटेज कितने लोगों पे आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से 10 लोग एग्जाम दे सकते हैं, उसमें से 6 पास हो सकते हैं, और 10 लोगों के एग्जाम देने के बाद 6 के पास होने के बाद उस यूनिवर्सिटी का जो पासिंग परसेंटेज होगा वो 60% का आएगा। वहीं पे एक यूनिवर्सिटी हो सकती है जहाँ से 2000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टोटल 2-3 साल के मिला के 2000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और उस 2000 बच्चों में से कोई 200-300 पास हो रहे हैं या 300 के आसपास पास हो रहे हैं, तो उसका पासिंग परसेंटेज 10 से 12% का ही रहा। लेकिन जब हम नंबर्स देखते हैं, ठीक है, नंबर्स जब देखते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे वो परसेंटेज कम होता जाएगा, तो हमें हमेशा ध्यान एक होता है कि हम अपने से कॉमन सेंस लगा के देखें कि लोग भी तो ज़्यादा थे, इस वजह से परसेंटेज किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है कम हो, ठीक है। और अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने के बाद भी एक अच्छा परसेंटेज लेके आ रही है, तो दैट इज इवन बेटर, ठीक है। दूसरा फैक्ट परसेंटेज को लेकर के, एफएमजी पासिंग परसेंटेज को लेकर के, कि हमेशा मतलब मैंने ये अभी तक पिछले 3-4 साल में नोटिस किया है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा घूमता है नए स्टूडेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जो 2025 में पास आउट होकर आ रहा है और 2025 का दिसंबर का एफएमजी एग्जाम जो होगा, अगर उसको तुम टैली कर, जैसे पिछले साल का एग्जाम जो अभी हुआ है, दिसंबर 2024 का एग्जाम जो हुआ है, उसमें नए बच्चों की जो नंबर्स थे वो लगभग 9000 थे। 9000 नए बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है। 9000 से 10,000 बच्चे थे लगभग, और ये 9 से 10,000 में से 4-5 हजार पास हो गए। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का अगर हम देखें इस हिसाब से, तो परसेंटेज वॉज अबाउट 50%। ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा है ऑलरेडी, कई सारे टीचर्स हैं, उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में बोला हुआ है सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 50% के अराउंड जो पढ़ने वाले, जो सच में डेडिकेटेड थे पढ़ाई को लेकर के, पहली बार यूनिवर्सिटी से इंडिया आए थे और पढ़ रहे थे, उन्होंने तो 50%, आधे लोगों ने तो एग्जाम निकाल लिया। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से कई बार 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है उनसे कोई चीज़ छूट रही हो या सही स्ट्रेटजी नहीं हो, या एक और चीज़ हो सकती है कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे, बस वो एग्जाम देने आ रहे हैं, तो परसेंटेज इस वजह से गिर जाता है। ये रहा एफएमजी परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो वो सारे बच्चे जो अभी सोच रहे हैं कि परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, वो ये सारी चीज़ें सुने, उनको ये इन चीज़ों से क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एफएमजी एग्जाम है क्या बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसे पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी कि एफएमजी एग्जाम है क्या। चलो ठीक है, ऐसा सोचो कि आप किसी भी कंट्री में, आप इंडिया के नहीं हो, आप रशिया नहीं जा रहे हो, इन दोनों चीज़ों को हटा दो, आप दूसरी कंट्री की बात करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जो भी आप बोलते हो, इंग्लैंड, वहाँ के नागरिक हो, वहाँ से आप एज अ मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हो, एज अ डॉक्टर आप चाहते हो काम करना, तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, पढ़ाई कंप्लीट किसी भी कंट्री में, बस इंडिया में ऐसा सिनेरियो था कि आप यूजी जो देते हो, नीट यूजी देते हो, वो एंट्री के लिए आपका एग्जाम है, एग्जिट टेस्ट नहीं था अभी तक, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट बस था। तो वहाँ पे क्या है यूके में कि आप जब डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ले रहे हो, उसके बाद आपको एक प्लैब करके एग्जाम होता है, PLAB, ठीक है, प्लैब एग्जाम देना पड़ता है। प्लैब एग्जाम को बोला जाता है लाइसेंसिंग एग्जाम, ठीक है, लाइसेंस तभी मिलेगा। हर एक कंट्री में अपना खुद का लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, जैसे कि इंडिया में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए कुछ दिनों में सबके लिए हो जाएगा। तो वो लाइसेंसिंग एग्जाम जब तक आप पास नहीं करोगे, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, भले ही आप उसी कंट्री के हो और उसी कंट्री से डॉक्टर की पढ़ाई की हो और उसी कंट्री में काम करना चाहते हो, तब भी आपको वो एग्जाम, जब तक आप लाइसेंसिंग एग्जाम पास नहीं करते हो, आपको एज ए डॉक्टर वर्क करने की परमिशन नहीं मिलती है। सेम चीज़ें हैं एफएमजी के साथ। जब आप बाहर से पढ़ाई करके, फॉरेन से पढ़ाई करके वापस आते हो इंडिया में, तो आपको चाहिए होता है एज ए डॉक्टर वर्क करने के लिए लाइसेंस, और वो लाइसेंस कब मिलता है, जब आप एफएमजी एग्जाम को पास करते हो, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करते हो, और इंटर्नशिप करने के बाद आपको फिर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है स्टेट काउंसिल से। बाद में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, और जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है, लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो हर एक कंट्री का अपना होता है, ठीक है। इंडिया में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियोज अलग थे, ये लोग अलग तरीके से रूल्स को फॉलो करते थे पहले। अभी आप सबको पता है कि नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट जो होगा वो एग्जिट टेस्ट होगा, सबके लिए होगा, इंडिया से पढ़ो या अब्रॉड से पढ़ो, सबके लिए एक जैसा होगा। और अभी तो जो बैचेस अब जाने वाले हैं उन सबके लिए वो नेक्स्ट, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट होगा। तो इसके बाद बात करते हैं, ये सारा कुछ था एफएमजी एग्जाम के बारे में, ठीक है। पासिंग परसेंटेज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री के कितने लोग पास होते हैं, कौन सी कंट्री से कितने लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जो अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग पास होते हैं,
वो आप देख सकते हो कि जैसे मैं अच्छे ऐसे सबका तो एवरेज ही है, ऐसा कुछ बहुत अच्छा किसी का रिजल्ट नहीं है। जहाँ का अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम था। तो हम एक क्राइटेरिया करते हैं कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे जहाँ से आए हों और एग्जाम दिए हों, वो वाले में फिर आपके पास वही बचता है रशिया, यूक्रेन, चाइना, फिलीपींस। और रशिया यूक्रेन दोनों का लगभग 30% के आसपास का रहा है अभी तक का सिनेरियो। ठीक है, चाइना का थोड़ा सा कम रहा है, डोंट नो क्यों कम रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम रहा है पासिंग परसेंटेज, और सेम रहा है फिलीपींस के साथ। ठीक है, फिलीपींस की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, कुछ यूनिवर्सिटीज जहाँ से खराब रिजल्ट रहा। सेम विद यूक्रेन, सेम विद रशिया, सेम विद चाइना। ठीक है, अब फिलीपींस और यूक्रेन में एडमिशंस नहीं है, चाइना में भी एडमिशंस ना के बराबर है, तो ऑप्शंस बचते हैं फिर आपके पास किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज बचती हैं। अगर आप चाहते हो, ये सारी लगभग बजट के हिसाब से आप देख सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से ज़्यादा फेवरेबल हो रही है। ये सारा कुछ था उन बच्चों के लिए जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं। अब आती है बात जिनके एडमिशन हो चुके हैं ऑलरेडी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कंट्री में वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए क्या है, देखो अब्रॉड में MBBS 6 साल का है। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल चुपचाप से यूनिवर्सिटी करिकुलम फॉलो करो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है यार। देखो लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे, इससे शुरू कर दो, उससे शुरू कर दो, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है उसको फॉलो करो, लेकिन कैसे फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाई नहीं, चले गए बस हो रहा है, क्लासेस जा रहे हैं, क्लासेस से आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। देखो यूनिवर्सिटी करिकुलम फॉलो करने का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मोस्टली रशियन होगा। फॉर एग्जांपल अगर रशिया की बात करें तो रशियन होगा, उसके बाद एनाटॉमी होगा, हिस्टोलॉजी होगा, उसके बाद फिजियोलॉजी आ जाएगा, फिर बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर में आ जाएगा, माइक्रोबायो आ जाएगा, पैथोलॉजी आ जाएगा, फार्मा आ जाएगा, लेटर आते जाएंगे ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तुम यूनिवर्सिटी करिकुलम को फॉलो करते जाओ, और उनके साथ आप कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लेने की। आपके पास लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे बुक्स होते हैं, जो टॉपिक कल है। ठीक है, आपके PDF में भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको सारी बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, मोस्ट ऑफ द बुक, सारी बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, इवन एक्स्ट्रा बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें उन सब्जेक्ट्स के बुक से उस टॉपिक को क्लियर करो। बुक पढ़ लिया, एक कुछ समझा कुछ नहीं समझा, फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो देखो, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो यार, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी हमारी भी आने वाले चैनल्स पे हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर, हर एक सब्जेक्ट से। तो कहीं से भी देख सकते हो, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। जहाँ से आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है उसकी लैंग्वेज से देख लो, ठीक है, उसके चैनल से देख लो। अब एक बार जब आप वो टॉपिक क्लियर कर लोगे ना, तो दूसरी बार जब आप बैठोगे क्लास में, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, सिंपल आप करिकुलम फॉलो कर रहे हो, बस ये है कि कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करके जाओ। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा दो उस पर्टिकुलर टॉपिक को। डेली सारे सब्जेक्ट तो होते नहीं, एक दिन एक सब्जेक्ट है, एक दिन एक सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट जो भी हैं आप आराम से उसको अपने यूनिवर्सिटी करिकुलम के साथ फॉलो करो। एक अभी मैं या तो मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब वीडियो पे ही मैं एक मतलब यूट्यूब पे ही एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं ये बता दूंगा कि फ्री ऑफ कास्ट आप कौन से चैनल्स या कौन से वेबसाइट से पढ़ाई कर सकते हो अपनी प्री मेडिकल्स के लिए, बेटर पढ़ाई कर सकते हो, जिसका कोई पैसा नहीं देना पड़े, और अच्छे, जैसे डॉक्टर नजीब है, किन्हब है एनाटॉमी के लिए, टीच मी एनाटॉमी 3D है, फिर निंजा नर्ड साइंस है, बहुत सारे हैं। मैं एक अच्छा सा वीडियो इस पे लेके आने वाला हूँ, उसमें आप वो सारी चीज़ें, उसमें लिंक भी होगी, आप लिंक को सेव कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो और रख सकते हो। मेरे पास गूगल ड्राइव की लिंक है, अगर आप कोई मुझे मैसेज करता है कि भैया पढ़ने के लिए ऐसे कहाँ से क्या पढ़े, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, मैं गूगल ड्राइव की लिंक भेज दूंगा। मोस्टली उसमें सब कुछ है, ठीक है, जो आपको जरूरत है, जिसकी जरूरत है। तो पहले 3 साल आप यूनिवर्सिटी करिकुलम को फॉलो करो, बाद के 3 साल भाई आपको कम से कम 2 से 3 घंटा निकालना है अपने स्टडी, सेल्फ स्टडीज के ऊपर। वो यूनिवर्सिटी करिकुलम मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी करिकुलम हो गया, उसके बाद जो छूटा हुआ है और जो आने वाला है, वो दोनों सेल्फ स्टडीज करनी है खुद से। ठीक है, अगर ये चलता रहा ना, अगर ये 2 साल भी आपने ठीक से किया, ठीक है, मतलब 4th ईयर 5th ईयर भी ठीक से किया, 5th ईयर 6th ईयर भी ठीक से किया, 6th ईयर में थोड़ा सा चूंकि लास्ट ईयर होता है तो बच्चे इधर उधर होते हैं, पढ़ाई थोड़ी सी ढीली हो जाती है, लेकिन 1-1.5 साल अगर आपने जम के इस पे मेहनत की, तो आपका लगभग 70 to 80% जो सिलेबस होगा वो कवर्ड होगा। तो आपको वहां से आने के बाद ऐसा डर नहीं होगा कि एग्जाम का क्या होगा, ये होगा कि मैं पास तो हो जाऊंगा, कितने नंबर से होगा वो बाद में देखेंगे, पास तो मैं हो जाऊंगा, इतना तो मुझे आ गया है कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो गया, जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किया। आपके क्लिनिकल्स स्ट्रांग हो गए, क्योंकि क्लिनिकल्स के टाइम जब 4th ईयर 5th ईयर में आप पढ़ रहे थे, आपके क्लिनिकल्स स्ट्रांग हो गए, आपने क्लिनिकल्स को अपने बेसिक्स जो थे, बिल्डअप थे, उनके साथ मर्ज किया। इस टाइम पे आपके बहुत सारे जो क्लासेस में ये MCQ टेस्ट होते रहते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें देखी, ठीक है, किया, और थर्ड ईयर के बाद आपने मेहनत की है। ठीक है, ये मेहनत एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी उतने टाइम पे FMG के एग्जाम्स हो रहे हैं, PG के एग्जाम्स हो रहे हैं, INICET के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनमें से टॉपिक उठा लो, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आया था। यूट्यूब पे वीडियोज आ जाते हैं जिसमें वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कौन सा पेपर था, कैसा था, वो एक बार बस देख लो, जस्ट वन टाइम, एक बार बस देख लो वीडियो, 25-30 मिनट का वीडियो होता है, देख लो। ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत अगर मान लो उस 25 क्वेश्चन में से ना तुमको 15 क्वेश्चन आते थे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया ना, तुम वहीं से कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। ठीक है, मैंने भी सेम किया यार, मेरे साथ भी यही हुआ है, मैंने ऐसा कुछ देखा, फिर मुझे लगा कि यार मुझे ये तो आता है,
या इस सब्जेक्ट के बारे में तो मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, मेरे इतने सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात जब आप अपने फाइनल फेज में आते हो, 6th ईयर ले लो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन ले लो, ठीक है। तीसरा फेज जो है, तीसरा फेज है कि आपकी आफ्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आफ्टर यूनिवर्सिटी वाली जो चीज़ें हैं ना, उसमें आपको चाहिए एक कोचिंग, ठीक है। कोचिंग क्यों है? कुछ दो तरह के लोग होते हैं यार, एक होते हैं जो ऑनलाइन के भरोसे पढ़ सकते हैं, एक होते हैं जो ऑनलाइन नहीं जा सकते, ऑफलाइन जाना पसंद करते हैं, एक होते हैं जिनको कोई कोचिंग नहीं चाहिए, उनकी खुद की सेल्फ स्टडी इतनी अच्छी हो गई है, खुद के नोट्स इतने अच्छे हो गए हैं कि वो उसी पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कोचिंग है, स्टडी मटेरियल्स हैं। स्टडी मटेरियल्स कैसे? या तो आपके खुद के सेल्फ नोट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इनको कैसे करना है, इस सब पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। इन सब चीज़ों को मैं समझाऊंगा कैसे आप वो चीज़ें एक अच्छा अपना खुद का बना सकते हो, ठीक है, कि किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ऐसा बुक पढ़ के या कोई एक नोट्स एक बार में पढ़ के ऐसा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कैसे वो एक लंबा प्रोसेस जो है ना 6 साल वाला, उसमें एक बहुत ही अच्छी अपनी खुद की कॉन्सेप्ट बुक बना सकते हो या रिवीजन बुक बना सकते हो, जिससे तुम एक बारी में एक पूरे सब्जेक्ट को आराम से 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो खुद से, ठीक है। वो सारी चीज़ों को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तीसरी, जो लोग वहाँ से आ गए, अब यार क्या करना है ना, कोचिंग कोई ना कोई ऐप लिया होगा, कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, जो मैंने नोटिस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी एक आपने ऐप लिया या जो भी लिया, उस पर भरोसा करो। सबसे पहली चीज़, इधर उधर नहीं होना है, ठीक है। इधर उधर कब तक होना है? जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जब तक आप स्टडीज कर रहे हो, जितना इधर उधर होना है हो जाओ, जितनी जगह से इंफॉर्मेशन उठा के रख सकते हो एक पास, वो रख लो। जब एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ना, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई, उसके बाद से आपको एक जगह टिक जाना है, उसी पे जो भी आपने लिया है, जो भी आपके पास है, उस पर टिक जाना है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके बारे में हो, इससे बेटर है कि किन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज हो, ठीक है, ताकि वो तो क्रिश्चियंस गलत नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने से अच्छा है कि आपके 13-14 सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज हो। क्या होगा इससे? 13-14 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी 200 क्रिश्चियंस प्लस हो गए वो, ठीक है, पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्रिश्चियंस, मैंने क्या गलती की थी? मैंने भी गलती की, बाद में मुझे समझ में आ गया, मैंने फिर से उसको सही भी कर लिया। या मैं देखता हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं, कोचिंग ले लेते हैं, मटेरियल सारा होता है, पढ़ाई भी करते हैं, क्रिश्चियंस नहीं करते। क्या फायदा जब तुम जो पढ़ रहे हो वो अप्लाई नहीं कर रहे हो कहीं पे। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक और ज़्यादा वो फाइन होगा नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ खरीदने के बाद अगर तुम उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो तुम नई कार खरीदते हो, नई कार अगर जब तक तुम्हें पता है ना कि 1000-2000 किलोमीटर चलती है, तो उसके बाद उसके रिफाइनमेंट्स अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी है, ठीक है। तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई को जितनी ज़्यादा यूज़ करते हो वो और ज़्यादा रिफाइन होती जाती है। अगले क्वेश्चन से उसके अगले क्वेश्चन पे जाते हो तो तुम्हें दोनों में डिफरेंसेस करना आ जाता है, दोनों में क्या गलतियाँ कर रहा था वो करना आ जाता है। जितना गलत करना है क्वेश्चन उतना गलत करो, कोई रोक टोक नहीं है, सब गलत कर दो, सारे 20 के 20 क्वेश्चन गलत कर दो। कम से कम वो 20 तो अगली बार गलत नहीं होंगे, और अगर वो भी 20 आ रहे हैं और अगली बार गलत भी हो रहे हैं तो 10 होंगे, तीसरी बार में 5 होंगे, चौथी बार में हो सकता है 1 भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही ठीक होता है। और इसके अलावा जो लोग, अब ये अलग अलग वीडियोस भी आएंगे, ठीक है, कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कौन से ईयर वालों के लिए किस तरह से कौन से सब्जेक्ट्स लेके चलना है। ये एक बहुत ही ओवरव्यू वीडियो है अबाउट एवरीथिंग, ऐसा कि आप फर्स्ट ईयर से लेके जो 7-8 साल की टोटल जर्नी है ना, 6 साल की ग्रेजुएशन और उसके बाद का 1-2 साल, वो पूरा मैंने कवर किया है एज अ होल की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। डिटेल्ड वीडियोज़ आएंगी इसके बारे में। और एक चीज़ अगेन फिर से, अगर कोई बच्चा है जो एडमिशन अगेन लेना चाहता है और ये सोच रहा है अगेन कि FMG क्या होगा, ये क्या होगा, तो उन सब चीज़ के लिए टेंशन छोड़ दो यार, हम लोग हैं, मैनेज कर देंगे हम लोग, ठीक है। हमारी खुद की आने वाली FMG सीरीज, उसके थ्रू हम पढ़ाएंगे, या आप किसी भी रिसोर्स को लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, उसमें हम हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। अभी पिछला FMG जो हुआ है उसमें लगभग 40+ बच्चों को मैंने खुद गाइड किया था, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, जो मेरे से बार बार पूछते भैया ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे करना है, अब क्या करें, अब क्या करें। वो कोई भी कोचिंग सेंटर पढ़ रहे थे, वहाँ के लोग तो गाइड कर ही रहते, वो लोग तो अपना काम अच्छे से कर ही रहते। वो मुझसे भी पूछते थे कि भैया कैसे किया था, क्या किया था, मैं गाइड कर रहा था, उनको बता रहा था। मोस्ट ऑफ देम क्या लगभग 90% पास हुए हैं, लगभग 90% बच्चे पास हुए जिनको मैं जानता था, जो मेरे जूनियर्स थे। तो तुम भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लोगों को तुम देख रहे हो कि जिनकी वजह से तुम ये सोच रहे हो कि वो पास नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कोई गलती उन्होंने छोड़ दो, या कोई चीज़ गलत कर रहे होंगे बार बार, तुम अपना देखो, अपनी पढ़ाई करो। और मैंने जो भी अभी तक चीज़ें बताई, अगर इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे, आने वाले दिनों में मेरे वीडियोज आएंगे, ध्यान देते रहोगे, थोड़ा गाइड लेते रहोगे, अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत करते रहोगे, तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में आने के बाद पास हो जाओगे। बाकी आने वाले दिनों में हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में, जो FMG के लिए करनी है या नेक्स्ट के लिए करनी है, फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर ईयर के बच्चों को कैसे कौन से सब्जेक्ट को लेकर के स्टार्ट करना है। और हाँ, जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं उनके लिए भी।